पंजाब नेशनल बैंक के 11,500 करोड़ का चूना लगाने वाले नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। दोनों भारत से भाग चुके हैं और अब घोटाले का खुलासा होने के बाद जांच एजेंसीज देश भर में उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। देश के बैंकिंग इतिहास के सबसे बड़े घोटाले का खुलासा होने के बाद ईडी ने अब तक नीरव मोदी की 2 दर्जन से ज्यादा संपत्तियां जब्त करनी है, जिनकी कीमत 5100 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। विदेश मंत्रालय ने मामा भांजे का पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया है। इस घोटाले में नीरव मोदी की मदद करने के आरोप में सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कर्मचारियों में पीएनबी के डिप्टी मैनेजर रहे गोकुलनाथ शेट्टी, सिंगल विंडो ऑपरेटर मनोज खरात और हेमंत भट्ट भी शामिल हैं। हालांकि ये भी सच है कि नीरव मोदी के खिलाफ जांच एजेंसियां नींद से तब जागी जब वो अपनी कारगुजारी अंजाम देकर दूर भाग चुका था। इस घोटाले का खुलासा होने के बाद अब कई लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, जिनका दावा है कि अगर उनकी शिकायतों पर सरकार और जांच एजेंसीज ने ध्यान दिया होता तो इतना बड़ा घोटाला न होता। क्या डायमंड इंडस्ट्री के अंदर एसएम के सेक्टर को फाइनेंस नहीं मिलता है। आज खूब अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी ने अपनी स्पीच में एक स्कीम डिक्लेयर किया था कि जो 1 करोड़ की लिमिट थी वो 2 करोड़ का लिमिट कर दिया था। आज तक डायमंड इंडस्ट्री ने किसी भी बैंक ने 2 करोड़ की लोन एसएमई सेक्टर के लिए दिया नहीं है। हम तो ऐसी डिमांड करते हैं कि 50% बेनिफिट डायरेक्ट एसएमई सेक्टर को फाइनेंस होना चाहिए। नीरव मोदी के कांड से देश का बैंकिंग सेक्टर हिल गया है। दूसरी तरफ नेताओं को राजनीति करने का मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे को इस घोटाले का जिम्मेदार और नीरव मोदी को का मददगार बता रही हैं। हमारे देश के जो चौकीदार हैं वो बेचारे आजकल बड़े बिजी हैं, क्योंकि पकौड़े बनाने की सलाह दे रहे हैं, उनके पास वक्त नहीं है। तो आज की जो स्थिति हुई है कि चौकीदार सो रहा है और चोर खो गया है। विपक्ष अब खाली हो गया, उनके पास कुछ करने को काम नहीं है। जब उनके पास काम करने का समय था, जब विपक्ष को सरकार चलाने का मौका मिला, तो उन्होंने घोटाले किए। आज जिस घोटालों की वो बात कर रहे हैं 2011 के यूपीए सरकार के घोटाले हैं और कांग्रेस का नाम सिनोनिम बन चुका है घोटालों के साथ साथ। वो फर्ज घोटाले से लेके अगस्ता घोटाले, उसके साथ साथ तुम्हारे स्कैम, जिस तरह के कोयला हुआ, आदर्श सोसाइटी स्कैम हुई, ये सब घोटालों के नाम पे कांग्रेस इतनी चर्चित और बदनाम हो चुकी है कि आज उनकी बातों के अंदर कोई वजूद नहीं रहा है। ये जो बड़े लोग हैं ये सेलिब्रिटीज बनते हैं अचानक और पूरे देश की राजनीति में छा जाते हैं और ये फिल्म वाले पॉलिटिशियंस उसके आगे पीछे घूमते हैं और जब ये भाग गया तब सब पल्ला झाड़ लेते हैं। यही लोग हैं राजनेताओं को, सत्ताधारियों को फंड जमा करने में मदद करते हैं। नहीं तो आसानी से इतना फंड नहीं मिलता है। ये जो ब्लैक मनी वाले हैं ना, सब ये देश को और जनता को लूटने वाले, उनके पास से ज्यादा धन आता है। दिक्कत यह है कि जिन पार्टियों को जवाब देना चाहिए वो एक दूसरे से सवाल पूछ रही हैं और उन सवालों में आम आदमी उलझ के रह गया है कि आखिर किसने क्या किया और किसकी गलती से देश का, आम आदमी का 11,500 करोड़ रुपया जो है वो एक तो डूब गया और दूसरा जिसने चपत लगाई वो फरार होने में कामयाब हो गया। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वैभव अग्रवाल जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं। अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हार्दिक हुंडिया हमारे साथ हैं जो कि हीरा व्यापारी हैं और हमारे साथ अश्वनी राणा बैंकिंग एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। वैभव जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है और वो सवाल ये है कि एसवी हरिप्रसाद नाम के एक शख्स ने जुलाई 2016 में इसकी शिकायत की थी जांच एजेंसी से कि नीरव मोदी क्या कर रहा है और क्या कुछ हो रहा है। बावजूद उसके अब जाकर सरकार क्यों जागी, जांच एजेंसीज क्यों जागी, तब से अब तक क्या होता रहा? सुशांत जी, कैन यू हियर मी? हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूं। कैन यू हियर मी सुशांत जी? ओके जी। सो जांच एजेंसीज बिल्कुल भी नहीं सो पाई हैं और मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 3 दिन से इसके ऊपर हूं और हमारी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आपने देखी हैं दैट ये एक यूपीए घोटाला है। यूपीए घोटाला में आरबीआई आपके अंडर में है,
सेबी आपके अंडर में है, डीआरआई विच इज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस वो आपके अंडर में है, और कोई बॉडी हो, अगर कोई सरकारी बॉडी हो, सीबीआई, ईडी, कोई भी, वो आपके बॉडी में है। आप देखें कि 2011 से 2014 तक हर 90 दिन के अंदर इन्होंने बैंकिंग व्यवस्था का भरपूर फायदा उठाया है। ये कोई मजाक तो है नहीं सर। मुझे 2011 से 2014 मत बताइए, मुझे ये बताइए 2014 के बाद क्या हुआ। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2016 में जब शिकायत आई तब भी ईडी आपके पास था, तब भी आरबीआई जो है वो वैसे ही था जैसे आज है, तब भी जांच एजेंसीज आपके पास ही थी, सरकार के पास ही थी, जो जैसे कांग्रेस के शासनकाल में थी। मुझे 2014 के बाद का हिसाब दीजिए। 2014 से 2011 के हिसाब का जो है सवाल मैं अबे दुबे से पूछ लूंगा। आप अपना बताइए ताकि जनता को पता चले आपने क्या किया। 2014 से तो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप सुशांत जी। 2014 से हम लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं इन सारे मामलों की तफ्तीश करने के लिए। सिस्टम को ऐसा उलझा के रखा हुआ है पिछले 65 साल से कि उसको सुलझाते सुलझाते हमारा तो दम निकल रहा है। तो आप समझे ना, आप किसी और की खाई खोदी हुई उसके उस गड्ढे के अंदर हमें धकेला जा रहा है। तो इसका क्रेडिट मत लीजिए फिर कि आप लोगों ने इसको रोक दिया। गड्ढे के अंदर कूद जाएंगे, ये क्रेडिट मत लीजिए सर, और ये मत बोलिए कि ऐसा हो गया कि आपको 4 साल लग गए इसको सुलझाते सुलझाते। हमने ही रोका है। कैसे रोका सर? आपने रोका है। कैसे रोका मुझे समझाइए, आज दर्शकों को बताइए आपने कैसे रोका। 2016 में मुझे ये बताइए, 2016 में जब शिकायत गई उस वक्त से लेकर 2018 जनवरी फरवरी तक क्या हो रहा था? अबे दुबे जी पहले मुझे उनसे सवाल करने दीजिए, मैं आपको वक्त दूंगा। ठीक है, ओके जी। सो सुशांत जी, ऐसा है कि जब कंप्लेंट आती है तो पीएमओ ने अपना काम करके जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको ऑलरेडी हैंडओवर कर दिया। रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स ने उसमें इन्वेस्टिगेशन करी, नोटिस इश्यू किए और एक प्रोसेस अंडरटेक किया। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ये चल किस लिए रहा है, कैसे चल रहा है। मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। कंप्लेंट में एलओयू मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। नहीं है। ये पीएनबी ने पकड़ा कि जिस लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की बात हो रही है वो दरअसल हमारी तरफ से दिया नहीं गया। आपकी किसी जांच एजेंसी ने नहीं पकड़ा। मुझे ये बताइए अश्विनी राणा जी, पीएनबी ने नहीं पकड़ा, ये पीएनबी ने नहीं पकड़ा है। फिर आपकी जांच एजेंसी ने पकड़ा? नहीं, सुशांत जी, जो आदमी अंडर इन्वेस्टिगेशन था वो पीएम के साथ फोटो खिंचवा रहा था, कार्यक्रम में मौजूद था, क्या कर रहा था? जो आदमी अंडर इन्वेस्टिगेशन था वो अपने लेवल पे डावोस गया हुआ था। वो पीएम के साथ फोटो हमारी वजह से नहीं, हमारे पीएम की वजह से, सरकार की वजह से नहीं खिंचा रहा था, वो सीआईआई की डेलीगेशन के हिसाब से खिंचा रहा था। जिस फोटो का कांग्रेस बार बार हिस्सा दे रही है। सर मुझे ये बताइए सर, मैं अभी पीएम का दौरा यूएई में कवर करके आ रहा हूँ, लौटा हूँ अभी, ठीक है। वहाँ पीएम के कार्यक्रम में कौन कौन खड़ा होगा और कौन कौन नहीं खड़ा होगा इसकी भी जानकारी तय होती है। वहां क्या दाऊद इब्राहिम जाके फोटो खिंचवा सकता था सीआईआई के साथ? सीआईआई के कहने पे दाऊद इब्राहिम पीएम के पीछे खड़ा होकर फोटो खिंचवा लेता क्या? देखिए आप हमें इस पे कॉर्नर नहीं कर सकते। आप समझे आप बात, आप पहले ये क्वेश्चन बताइए मेरे को। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आप और कांग्रेस सिर्फ सवाल खेलकर पब्लिक को बेवकूफ मत बनाइए। अबे दुबे जी मैं आपके पास आऊंगा, पहले अश्विनी राणा मुझे बताइए। एक मिनट, हमारी सरकार है, सुशांत जी पहले मेरा पक्ष आपको रखना है। नहीं सुशांत जी, ठीक है, अबे दुबे जी बताइए। अब आप 2011 से 2014 का पहले हिसाब दीजिएगा, फिर बीजेपी से सवाल पूछिएगा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल उसी से प्रारंभ कर रहा हूं। ये मेरे पास सीबीआई को जो आवेदन दिया है पंजाब नेशनल बैंक, उसकी कॉपी है। ये जो सीबीआई ने एफआईआर की है उसकी कॉपी है। ये सीबीआई ने 142 एलओयूज की डेट और डिटेल्स दी है, उसकी भी कॉपी है। 16 जनवरी को पहली बार पंजाब नेशनल बैंक कहती है कि हमको इस फ्रॉड का पता पड़ा। 31 जनवरी को वो सीबीआई के पास एफआईआर कराती है। मुझे 2011 का बताइए। 16 फरवरी को सीबीआई, मैं आपको मौका ही नहीं दूंगा। मैं हर शो में यही होता है, आप लोग एक दूसरे को घेरते हैं। मुझे 2011 से 2014 का हिसाब दीजिए। मुझे ये बताइए, दिनेश दुबे ने जब ये कहा कि ये गलत लोन दिया जा रहा है, उसके बावजूद लोन क्यों दिया गया? हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, बोलने दीजिए प्लीज।
नहीं तो डिबेट में पार्टिसिपेट मत करने दीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल मौका दूंगा। 2011 से 2014 का हिसाब हमारे व्यूअर के लिए दे देंगे। 2011-2014 में करिए ना। अरे तो आपके पास सुशांत जी आपके पास कोई दस्तावेज है 2011 से 14 का? ना सिंडिकेट बैंक के सीएमडी ने बताया, न सीबीआई ने अपनी एफआईआर में बताया, पंजाब नेशनल बैंक के सीएमडी ने नहीं बताया, उन्होंने नहीं बताया, बीजेपी के सारे प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद बैंक के पूर्व डायरेक्टर दिनेश दुबे टीवी पर बैठकर बता रहे हैं कि उन्होंने डिसेंट नोट भेजा। डिसेंट नोट भेजकर जब उन्होंने कहा कि ये लोन गलत दिया जा रहा है, बावजूद उसके लोन दिया गया और उनकी नौकरी चली गई। एक मिनट सुनिए, एक मिनट। सुशांत जी लोन देने का प्रस्ताव अलग विषय है और फ्रॉड करने का एलओयू अलग विषय है। कैसे? एक बीजेपी के प्रवक्ता ने नहीं बताया और आप भी जो अधूरी जानकारी दे रहे हैं, इसी पार्टी के बारे में ऑफ कॉर्पोरेट दिनेश दुबे ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, गुजरात गवर्नमेंट को की, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम जी को भी जरा सुन लीजिए। उस महाशय का नाम लेके संबोधित किया। देखिए, उसके बाद आप उन्होंने अपनी फोटो गलत कह रहे हैं। अभय जी तेज बोलने से सच्चाई जो है उसको आप छुपा नहीं सकते या झूठ को सच्चा नहीं कह सकते। जो दिनेश दुबे ने कहा है वो सच्चा है। दिनेश दुबे का अपॉइंटमेंट सुन लीजिए, सुनने की हिम्मत रखो। दिनेश दुबे का अपॉइंटमेंट आपकी सरकार ने नहीं किया था, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, उसको निकाल दिया गया। अरे आपके द्वारा अपॉइंटेड सारे जो चेयरमैन थे, ईडी थे, डायरेक्टर थे, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ने सबने बैंकों को मिलकर लूटा है। आपकी पार्टी द्वारा अपॉइंटमेंट, लेकिन भुगत रहे हैं हम, बैंक वाले भुगत रहे हैं, बैंक वालों को गालियां मिलती है, लेकिन वो सारे डायरेक्टर, सारे चेयरमैन आपसे लगा बोल रहे, उसके कारण से आज बैंकों की हालत है। आज सरकार कम से कम आपके खड्डे खोदे हुए को भरने की कोशिश कर रही है, भुगतना हमें पड़ रहा। नहीं, मुझे एक बात बताइए अश्विनी जी। हार्दिक जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैं चाहता हूं जरा दर्शकों को समझ में आए। ये बीजेपी और कांग्रेस जो सवाल का खेल खेलते हैं ना, उसमें क्या होता है, पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है। मैं आपके पास आ रहा हूं सर, आपको भी पूरा मौका दूंगा ताकि दर्शक को समझ में आए कि हुआ क्या है। अश्विनी जी, पहले मुझे समझाइए 2011 से 2014 के बीच क्या खेल हुआ और 2014 से 2018 के बीच क्या खेल हुआ, और क्या किसी में ने, इन दोनों पार्टियों में से किसी ने भी गंभीरता से कार्रवाई की या नहीं? देखिए, 2011 से ये सारा धंधा चल रहा है पंजाब नेशनल बैंक में। ये और बैंकों में भी हो सकता है। इसका कारण क्या है, जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी पता नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं सिस्टम फेल्यूर था, सिस्टम में छेद था, जिसका फायदा उन कर्मचारियों ने और उस नीरव मोदी ने जैसे लोगों ने मिलकर जो है उस सिस्टम का फायदा उठाया है। अभी सोचने की ये बात है, लेकिन आज मुझे लगता है कि बीजेपी कांग्रेस बीजेपी को जो ये ठहरा रही है वो गलत है। 2011 से 13 दोनों की है, बिल्कुल दोनों की जिम्मेवारी है। कोई ये नहीं कह सकता कि सामने वाला जो है वो गलत है, मैं नहीं। लेकिन कम से कम आज इस सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिसके कारण से वो जो लूट हो रही थी, जो सारा सिस्टम खराब हो गया था, उसको ठीक करने की। मुझे ये बताइए डिसेंट नोट का मतलब क्या होता है, जरा दर्शक को समझाइए। डिसेंट नोट का मतलब ये होता है कि उसने ऑब्जेक्शन किया, वो डायरेक्टर थे इन्हीं की सरकार के द्वारा इलाहाबाद बैंक में किया कि ये लोन जो वो नोट वहां आया, लोन जो है उसको एक्सटेंड करने के लिए, लिमिट बढ़ाने के लिए, तो उसने कहा भाई ये ठीक नहीं है क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। वो खुद चैनल पर आकर डायरेक्टर दिनेश दुबे कह रहे हैं, उसको भी ये लोग मानने के लिए तैयार। उसमें अब ये सवाल उठ रहा है कि उन्होंने पहले क्यों नहीं कहा, मतलब यह जो सवाल उठा है उसको ही सवाल में घेर दो, दिया हुआ है। लेकिन यहाँ क्या है, वहां चलता क्या था, उन्हीं के इशारे पर चेयरमैन अपॉइंटमेंट होते थे, डायरेक्टर होते थे, और उन्हीं के दबाव में बैंकों में लोन। मैं हार्दिक गुंडिया को यहां पे लाना चाहता हूं, जिन्होंने नीरव मोदी को करीब से देखा है, समझा है। हार्दिक जी, मुझे जरा ये समझाइए कि ये पूरा सिंडिकेट कैसे काम कर रहा था और 2011 से 2018 के बीच कैसे ये बढ़ता चला गया और क्या क्या हुआ। सुशांत भाई, सबसे पहली बात तो ये कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पे आरोप लगा रहे, उनको ये समझना चाहिए पैसे देश के गए हैं, तो पहले दोनों को मिलके ये रुपया कैसे वापस इंडिया में आए वो सोचना चाहिए, नहीं कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना चाहिए। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी दोनों मामा भांजे यहाँ प्रसाद चैम्बर के अंदर 8 माले पे बैठते थे
और नीरव मोदी मामा की तरफ से डायमंड की खरीदी करता था। और ये आदमी इतना बड़ा फ्रॉड करेगा, ये हमारे दिमाग में डायमंड इसके बारे में किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मेहुल चौकसी जिस तरह से शोमैनशिप करता था बिजनेस के अंदर, आज कोई भी बड़ा हीरो हीरोइन जो ऐसा नहीं होगा जो इनका ब्रांड एम्बेसडर नहीं होगा। वो चीज, यही चीज मामा की जो बिजनेस करने की स्टाइल थी, वही चीज नीरव ने अपने खुद में अपनाई। नीरव के पिताजी आज 40 साल पहले डायमंड में थे, वो आज एंट्रप में हीरो की दलाली करते हैं। ये सब लोग पालमपुर से आए हैं। ये लोग कैसे चूना लगाना बैंकों को, आप लोगों को कभी नहीं लगा कि ये मामा भांजे को इतना लोन कैसे मिल जाता है? मतलब जिस तरह से कभी ये लगा आप लोगों को क्या कि ये इतना लोन इन लोगों को कैसे मिल जाता है? यही सर सुशांत भाई, इनका जो बिजनेस करे का तरीका था और ये जिस तरह से शोमैनशिप करते थे और लोगों को मतलब जो बड़ी बड़ी ब्रांड हीरोइन एम्बेसडर को बना के दुनिया को जिस तरह से दिखाते थे, और मुझे लगता है इसमें सबसे ज्यादा गलती बैंक के मैनेजरों की है। इनकी यदि इंक्वायरी की जाए तो करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले बैंक के लोग और नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे लोगों ने जिस तरह से बिजनेस दुनिया को दिखाया, मैं देखिए, मैं दर्शकों को ये चाह रहा हूं कि समझ में आए कि किस सरकार में क्या हुआ, जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए। और हम जब बैंक्स की बात करते हैं तो आरबीआई की भी बात करनी होगी। साल दर साल बैंक्स का ऑडिट होता है, उस ऑडिट में ये बात कैसे सामने नहीं आई कि इन मामा भांजा को इतना सारा लोन दिया जा रहा है, एलओयू दिया जा रहा है, वो कैसे दिया जा रहा है किसी को नहीं पता चला, आरबीआई तक को नहीं पता चला। और हम बात कर रहे हैं इस वक्त पीएनबी घोटाले की। नीरव मोदी फरार हो गया, 11,500 करोड़ का चूना लग गया। आखिर इसका जिम्मेदार कौन सी सरकार, कौन सी एजेंसियां, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। वैभव अग्रवाल बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता, हार्दिक हुंडिया डायमंड मर्चेंट और अश्विनी राणा बैंकिंग एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव जी, मुझे एक बात बताइए, हर साल इन बैंक्स का ऑडिट होता है, आरबीआई क्या कर रही थी पिछले 4 साल से आपकी सरकार है यहां पर? आरबीआई के गवर्नर को बुलाकर अब तक पूछा गया कि ये 4 साल में इन ऑडिट्स में क्यों नहीं पता चला कि क्या हो रहा था? बिल्कुल सुशांत जी, बहुत पते की बात बोली। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, 4 मेजर बॉडीज इसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगी। आरबीआई रेगुलेटर्स जिसको बोलते हैं, आरबीआई, सेबी, डीआरआई और सीबीआई। नाउ पहले सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। अपनी इन्वेस्टिगेशन में एक प्रोसेस ऑफ लॉ है, रेगुलेटर्स जिसको बोलते हैं, आरबीआई, सेबी, डीआरआई और सीबीआई। नाउ पहले सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। अपनी इन्वेस्टिगेशन में एक प्रोसेस ऑफ लॉ है, उनमें सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको नामजद करेगी। नामजद करने के बाद उन स्टेक होल्डर्स को लाइन हाजिर करेगी। लाइन हाजिर करने के बाद उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होगी। एक प्रोसेस है। हाउएवर इसका संज्ञान लिया जा चुका है। ऐसी बात नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा रोक रहा हूं, टोक रहा हूं आपको। 70 साल की पहली हिस्ट्री में ऐसा है कि कोई इतना बड़ा स्कैम हो गया है। थोड़ा सा टोक रहा हूं आपको, माफी के साथ। मेरा सवाल ये नहीं था कि आगे क्या, आपसे सीधा प्रश्न पूछा है। मेरा सवाल, मैं अभय जी मैं पूछ रहा हूं, मेरा सवाल ये था कि ये तो अब जो होगा वो आप बता रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा था, 2014 में आप सत्ता में आए, 2018 में ये मामला सामने आया। इन 4 सालों में जो बैंक्स के ऑडिट हुए उस पर आरबीआई की नजर क्यों नहीं पड़ी? ये घोटाला हो रहा है, ये आरबीआई को क्यों नहीं पता चला? और उर्जित पटेल अब तक आरबीआई के गवर्नर क्यों हैं, अगर मोदी सरकार इतनी गंभीर है इन चीजों को लेकर? ऐसा है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने हम पे ये इल्जाम लगाया है, उस पार्टी का तो अध्यक्ष ही बेल पे है 5,000 करोड़ के घोटाले। फिर आप कांग्रेस में चले गए सर। मेरा सवाल सीधा सा, इल्जाम को हमसे सवाल पूछे, जहां तक आपके सवाल की बात है कि उर्जित पटेल एक जवाब। अभय जी रुकिए ना, अभय जी, अभय जी मैंने नहीं जाते ना, मैं चाहता हूँ जवाब दें। मत होइए आप, इनटॉलरेबल देश भर ने देखा है टीवी पर। ठीक है, वैभव जी को जवाब देने। वैभव जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वो क्या कह रहे हैं उसको छोड़िए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपकी बात 9,000 करोड़ रुपए के विजय माल्या को आपने भगा दिया। तो करेक्ट। सो ऐसा है कि बड़ी सिंपल बात है कि उर्जित पटेल जी ने तो चार्ज अब लिया है। रघुराम राजन के कंडक्ट में हमें इशू था, इसीलिए वो दोबारा रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं बने। मनमोहन सिंह जी के पास उनकी क्या चिट्ठियां थी, किसके साथ क्या सेटिंग थी, ऑडिट में सेबी के चीफ में क्या था, ये सारी इन्वेस्टिगेशन की बातें आएंगी। ये मैटर सब रिलीज हो गया है आज की तारीख में। तो मैं नहीं आपको ये खुलासा करूंगा कि अभी हम क्या कर रहे हैं और या पिछले 3 साल में हमने क्या किया। हमने पिछले 3 साल में
सॉफ्टवेयर के जरिए ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और जो हमने बैंकिंग पॉलिसी मैकेनिज्म्स लेके आए हैं, उसके तहत बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी हुई है। अभी 2.5 लाख कंपनियां बंद कि आप जो मैकेनिज्म लाए हैं उसके पहले से एक मैकेनिज्म है जिसको ऑडिट बोलते हैं। वो ऑडिट क्या कर रहा था? वो आरबीआई क्या कर रही थी? ऑडिट का क्या मतलब रह गया जब आप 4-4 साल बाद कोई घोटाला पकड़ेंगे और घोटाला करने वाला देश छोड़कर चला जाएगा? मेरा बैंक का लोन अगर है और एक ईएमआई नहीं जाएगी तो छाती पर चढ़ जाता है बैंक। मेरा क्या किसी का भी होगा। और यहां इतना बड़ा बड़ा घोटाला हो गया, आरबीआई को पता ही नहीं चला। अबे दुबे जी, क्या ये आपकी सरकार के वक्त हुआ? 2011 से 14 के बीच में? शायद दोनों से हमारा संपर्क टूट गया है। अश्विनी जी, मुझे जरा समझाइए, आरबीआई का कितना बड़ा किरदार था जो उसने नहीं निभाया? देखिए, आरबीआई का बहुत बड़ा इसमें रोल है। क्या है कि जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो बाहर से पैसा आता है जाता है, जो इंपोर्ट होता है एक्सपोर्ट होता है, ऐसी सारी ट्रांजैक्शंस बैंक जो है पीरियडिकली रिजर्व बैंक को भेजते रहते हैं, रेगुलर रिपोर्टिंग रहती है। आरबीआई ने क्या उसमें मॉनिटरिंग की? आरबीआई भी उसमें उसके ऊपर भी अगर ऑडिट कायदे से हो, इंटरनल ऑडिट भी एक्सटर्नल ऑडिट भी, हम यही तो कह रहे हैं ना, तो ये पता चल जाना चाहिए था। बिल्कुल चलना चाहिए था। तो उन सारी एजेंसियों की भी जांच होनी चाहिए कि जिन्होंने वो ऑडिट किया, जिन्होंने वो मॉनिटरिंग की, जिन लोगों ने की, जिन एजेंसी ने की, उनकी भी पूरी जांच होनी चाहिए, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए। मुझे एक बात बताइए, जब ऑडिट का हाल ये है कि आपको पता ही नहीं चल रहा, तो हम किस आधार पर ये मान सकते हैं कि दूसरे बैंक में कोई दूसरा नीरव मोदी हमारा और आपका पैसा नहीं लूट रहा है? इसकी क्या गारंटी है? नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, इसलिए कोई गारंटी नहीं है निश्चित रूप से। लेकिन क्या है कि उसकी जांच होगी और कहां कमी थी तो ही उस कमी को आप ठीक कर सकते हैं। क्या है कि हर सिस्टम में कोई ना कोई लूप होल, कोई छेद, कोई ऐसी चीज रहती है कि जिसका फायदा इस तरह के जो है कल्प्रिट जो उठाते हैं। आज समय है कि ऐसे कोई चीज अगर थी तो उसको आगे ना हो, ये रिपीट ना हो पाए, क्योंकि ये फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर सिर्फ फाइनेंशियल एरिया नहीं देख रहा, पूरे देश का वित्तीय व्यवस्था जो है वो इनके ऊपर आधारित है। अगर बैंकों में इस प्रकार का कुछ भी होगा, लोगों की जो एक क्रेडिबिलिटी है वो भी खत्म होगी बैंक। ठीक है, हमारे साथ अब वैभव जी और अभय जी भी जुड़ गए हैं। अभय जी, मुझे ये बताइए, सिर्फ देखिए, मैं नहीं चाहता कि आप बीजेपी से सवाल पूछें, सवाल पूछने के लिए मैं हूं यहाँ पे। मुझे 2011 से 2014 के बीच आरबीआई क्या कर रही थी, ठीक है, आरबीआई के ऑडिट या जो बैंक्स के ऑडिट हुए उस पर आरबीआई की नजर क्यों नहीं गई, इसका जवाब दीजिए। देखिए, पहले ही मैंने आपसे ये बात खुलकर आपके सम्मुख रखी है कि ना सीबीआई ने ना बैंक ने ये बताया है अभी तक रिकॉर्ड पर कि 11 से 14 के बीच कितने एलओयूज थे। उन्होंने ये जरूर बताया है 17-18 के 243 एलओयूज की डिटेल दी है जिसका फ्रॉड है। सर, अगर एक भारतीय जनता पार्टी के और अगर वो फर्जी था तो वो घोटाला है, तो उनको पता सर मैं कह रहा हूं एक एलओयू भी था, अगर वो फर्जी था तो घोटाला है, तो एक भी अगर है जिसकी बात दुबे जी कर रहे हैं उसी के बारे में बता दीजिए प्लीज। सुन जी जी, अरे मैं क्या कह रहा हूं, सुन तो लीजिए। ये अगर अध्ययन करके आते तो रिपोर्ट क्या की है पंजाब नेशनल बैंक ने, इसमें उन्होंने कहा है कि आरबीआई प्रिस्क्राइब्स दैट द क्रेडिट फॉर द इंपोर्ट ऑफ सेमी प्रीशियस एंड प्रीशियस स्टोन इंक्लूडिंग पर्ल्स शुड नॉट दुबे जी, आप पर्सनल अटैक मत करिए। मेरा अध्ययन मैं इतना अध्ययन करवाऊंगा आपको कि आपको फिर नानी रानी का याद आ जाएगा। तो 2011 से 2014 आरबीआई क्या कर रही थी, मेरा सवाल अभय दुबे जी है। से बात कीजिए। अर्जुन सिंह ने एम्बेसडर में बिठा के एंडरसन को, यूनियन कार्बाइड के सीईओ को बिठा के प्राइवेट जेट से भगा दिया था। लोग भाई, आप क्या मजाक की बात कर रहे हैं? कैसे लोगों को डिबेट में बुलाते हैं सुशांत कि देश में लोगों को आप हमेशा हम हिंदुस्तानियों के जानों की परवाह ना करते हुए अपने पैसे की बात करते हैं। अरे सुन लीजिए, विजय माल्या को भगा दिया, इसको इस पूरे परिवार को भगा दिया। किस परिवार का रिश्तेदार है ये बताइए? 5,000 करोड़ कितना क्लोज एसोसिएशन है इनका बताइए? करप्शन का क्या प्रधानमंत्री जी ने नाम नहीं दिया उसका? दुबे जी, मेरा सवाल अभी वही है, 2011 से 2014 के बीच आरबीआई क्या कर रही थी? नामजद किया, अभिषेक मनु सिंह भी आपके नेता है नहीं? ये
सुशांत आपके जी, प्रवक्ता है नहीं है। सुशांत जी, इनका वॉल्यूम बंद कीजिए। क्या विषय पर काम करवाते हैं और अपना अरे क्या किया बताइए। आप जनता को वैभव जी, उनको जवाब देने दीजिए। नियोजित रूप से सूचित करके पूरे खानदान को भगा दिया हिंदुस्तान से। छोड़िए ना, किसको भगाया किसको नहीं भगाया, सबने अपने अपने हिस्से का भगाया है। उसका जवाब जनता पूछेगी या देगी जब चुनाव होंगे। मुझे ये बताइए अभय दुबे जी, 2011 से 2014 के बीच आरबीआई क्या कर रही थी? जी, वो प्रॉपर्टी वैभव जी, उनको जवाब दे दीजिए। आप उनको मौका दे रहे हैं जवाब नहीं देने का। अब ये इन माफ कीजिएगा। सुनिए, सुशांत जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, पीएनबी ने शिकायत ही ये की है। एक तो उसने जो कोर बैंकिंग सिस्टम है उसमें एंट्रियां नहीं की पंजाब नेशनल बैंक के जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, इसलिए पंजाब नेशनल बैंक के ऑडिट में ये बात पकड़ी ही नहीं जानी चाहिए थी। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक ने यह आरोप लगाया कि जिन बैंकों के लिए एलओयू दिए गए थे उन्होंने 90 डेज की क्रेडिट को 360 डे। अरे भाई चुपचाप सुन लीजिए, पहले सुन तो लीजिए। टेक्निकली ये हुआ है सुशांत जी कि उन्होंने ये कहा कि जिन बैंकों ने एक्सिस बैंक या इलाहाबाद बैंक में एलओयू को इंकेश किया है वो थ्री अरे जवाब ये है कि वो बड़े खानदान का दामाद है, आपकी पार्टी का निकटस्थ आदमी है। पूरे खानदान को भगाया, उसके बाद छापे की कार्रवाई प्रारंभ की। 16 जनवरी से 16 फरवरी क्यों लग गया सीबीआई को रेड करने में? क्यों 15 दिन का समय पंजाब नेशनल बैंक ने गवाया एफआईआर दर्ज कराने के लिए? इसका जवाब देश मांग रहा है आपसे। बताइए आप सुशांत जी के सवाल तथ्यों पर बात कर रहे हैं। बताइए, एक कागज दीजिए जब 11 से 14 के बीच का एलओयू हो, क्यों सीबीआई ने एफआईआर में दर्ज नहीं किया? अभय जी, मुझे बताइए, अभय जी 13 सितंबर को राहुल गांधी नीरव के कार्यक्रम में गए और 14 सितंबर को इलाहाबाद ने उनका लोन पास कर दिया। इस बात के बावजूद कि जो डायरेक्टर थे वो उसकी शिकायत कर रहे थे, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था? अरे सुशांत जी, लोन पास करना और फ्रॉडुलेंट वे अडॉप्ट करना किसी आदमी को फेवर करने के लिए इसमें अंतर है। 2015 से मोदी सरकार को लगातार शिकायत की जा रही थी कि ये भाग जाएगा परिवार। आप कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई करने की अपेक्षा सारे दस्तावेजों को दबा करके रखा गया, एक भी संस्था ने कार्रवाई नहीं की। क्या हुआ था? बिल्कुल विजय माल्या के केस में यही हुआ था। सीबीआई ने लुकआउट नोटिस तक रिवोक कर मैं एक आखिरी कमेंट लेना चाहता हूं हार्दिक जी से। दिखावे के लिए मैं जितना दर्शक चाहता था कि दर्शक सुने, आप दोनों को उन्होंने सुन लिया। दोनों की आवाज थोड़ी कम कीजिए। हार्दिक जी, मुझे ये बताइए, सरकार ये पीठ थपथपा रही है कि 5100 करोड़ की ज्वेलरी जो है हमने पकड़ ली है। खबर ये भी है कि जो हीरा 10 रुपए का था, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि 10 रुपए का 3 रुपए का निकला बाद में, तो जो 5100 करोड़ की बात है वो कितने का निकलेगा पता नहीं जी। सुशांत भाई, सबसे पहले तो ये जो कांग्रेस और बीजेपी वाले एक दूसरे झगड़ा कर रहे हैं उनको पूछो, 51 ये जो 11,500 करोड़ देश का पैसा है या नहीं है? ये कोई कांग्रेस और बीजेपी का पैसा नहीं है, देश का पैसा है। दोनों को मिलके ये पैसे कैसे वापस इंडिया में आए वो सोचना चाहिए। एक दूसरे पे आरोप लगाने से कोई हमारे पैसे आने वाले नहीं है। आज नीरव मोदी को 11,500 करोड़ का घपला करके यहाँ से जो चला गया, जी ने चौकीदार, ये अभी सरकार चाहे तो 11,500 करोड़ रुपए आराम से आ सकते हैं। आप सुन लीजिए मेरी बात, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। आप एक दूसरे पर बहुत आरोप लगा दिए। आपको समझ में पैसे देश के पैसे, देश की जनता के पैसे, आपको ये समझ में। मैं माफी चाहूंगा, मेरा आज वक्त इतना ही था, लेकिन होता यही है कि पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा देती हैं, एक दूसरे पर सवाल फेंक कर निकल जाती हैं। मैं चाहता था कि आप सुनिए और देखिए कि कैसे दोनों के राज में ये चीजें हुई हैं और कैसे अब भी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। ये चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, इसको सुनिए, समझिए और सवाल के फेर में मत फंसिए। जब नेता सामने दिखे तो सवाल पूछिए कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ, अपने कोटे का हिसाब दो। कांग्रेस से पूछिए 2011 से 14 के बीच क्या हुआ, बीजेपी से पूछिए 14 से 18 के बीच क्या हुआ, दूसरा क्या कर रहा था मत बताओ।